नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात की जाएगी आपके साइंस विज्ञान के चैप्टर की एमपीटीईटी एग्जाम की बात करेंगे। और आज का चैप्टर रहेगा चुंबकीय एवं विद्युत धारा। चुंबकीय एवं विद्युत धारा एनसीईआरटी वेस्ट क्लास नंबर ये 19 होने वाली है। इसके पहले एनसीईआरटी के 18 क्लास यानी 18 क्लासेज कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। और ये क्लासेस 4 PM में आपके डेली चैनल पे अपलोड हो जाती है। वीडियोज ऑप्शन में जाइए और प्रत्येक प्रश्न को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न की। आज के सेशन के विद्युत चुम्बकीय की बात करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? एम्पियर के नियम, लेंज के नियम, फैराडे का नियम, मैक्सवेल का नियम। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है, उसकी दिशा जो है आपके लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लेंज, फैराडे या ऑस्टर्ड की बात करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की अगर बात करते हैं तो फैराडे ने 19वीं शताब्दी में बिजली और चुंबकत्व में सबसे बड़े प्रयोगवादी और अब तक के सबसे महान प्रायोगिक कोशिश की। एक चुंबक बिजली पैदा कर सकता है। एक क्या कर सकता है? चुंबक जो है बिजली पैदा कर सकता है। फैराडे की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम है? डायनमो, प्रेरण कुंडली, विद्युत मोटर या ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन कहलाती है वह आपकी डायनेमो मशीन कहला जाती है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य होता है, अक्ष से दूरी के साथ घटता है, समरूप होता है या अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है? तो किसी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय प्रेरण का मान होता है वह अक्ष से दूरी के साथ क्या है? बढ़ता है, ना कि घटता है। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? अक्ष के दूरी के साथ जो है आपका बढ़ता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है? धारा मापी, अमीटर, वोल्ट मीटर या 2 मीटर लंबे तार का? न्यूनतम प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम प्रतिरोध की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जिक्र होता है अमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, एक चौक को जो कुंडली होती है वह डिश धारा का मान घटाती है, डिश धारा का मान बढ़ाती है, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है या प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है? एक चौक कुंडली सभी बताइए। एक चौक कुंडली जो होती है वह प्रत्यावर्ती धारा की मान क्या है? घटाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है नर्म लोहे की या कड़े लोहे की या स्टील की या तांबे की बनी होती है? तो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होता है वह आपके नर्म लोहे की बनी होती है। विद्युत शक्ति उत्पादन, ग्रिड, वितरण क्षेत्र, संचरण और विद्युत ऊर्जा खपत जैसे विभिन्न क्षेत्र ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो वह एक नर्म लोहे की बनी होती है।
अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी। कम, अधिक, उतनी ही या शून्य होगी? सभी बताइए। यदि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिससे धारा प्रवाह क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। यानी कि अमीटर को समांतर जोड़ने में धारा का प्रवाहित क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्या होगा? अत्यधिक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है धारा का, वोल्टता का, शक्ति का या प्रतिरोध का? सभी बताइए। अपचाई ट्रांसफर में मान बढ़ता है तो किसका मान बढ़ता है? धारा का मान बढ़ता है। और वोल्टता को क्या करता है? घटा देता है। वोल्टता को क्या करता है? घटाता है। और धारा को क्या करता है? बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडलियों में फेरों का अनुपात 2:1 है, वह बदलेगा। तो वह किस में बदलेगा? किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक और प्राथमिक कुंडलियों में फेरे जो होते हैं उनका अनुपात 2:1 है, तो वह बदलेगा। किस में बदलेगा? तो किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडलियों में फेरों का अनुपात अगर 2:1 है तो वह बदलेगा। तो वह दोस्तों अल्प वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की अल्प धारा में बदलेगा। क्या है? अगर अल्प वोल्टता है यानी वोल्टता में कमी है तो धारा में उच्च को बदल जाएगा। अगर उच्च वोल्टता है तो वह आपके अल्प धारा में बदल जाएगा। ये चीजें आपके 2:1 अनुपात में अगर कुंडलियां हैं द्वितीयक एवं प्राथमिक में, यानी द्वितीयक आपका 2 है, प्राथमिक आपका 1 है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा अधिक, कम, शून्य या उतना ही रहेगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो धारा का जो मान है वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो अमीटर का प्रतिरोध जो आपके शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए इसकी क्रोड बदलनी चाहिए, इसकी कुंडली बदलनी चाहिए, इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा, केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे क्या है? केवल एसी धारा में ही प्रयोग सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो डीसी का प्रयोग है इसको क्या कर सकते हैं? केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, या ध्वनि को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। तो चल कुंडली जो माइक्रोफोन होता है जो बदलता है वह आपके किस में बदलता है? तो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न हमारा यह पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एक दिष्ट धारा जनित के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, डीसी होगा, एसी होगा, उच्च वाचक डीसी होगा, या ए और बी दोनों हो जाएंगे।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है वह हमारा एसी होता है। क्या होता है? एसी होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, लेंज का नियम किसके संरक्षण से आपका संबंधित हो जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह आपका कौन सा है? क्या वह ऊर्जा है? क्या हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वह आपकी ऊर्जा हो जाएगी। यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र सत्य कथन है। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र जो है सत्य कथन की बात कर रहे हैं। और प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो हमारा कथन सत्य होता है कि धारा की दिशा व परिणाम दोनों आवर्त रूप में होते हैं। यहाँ पे धारा लिखा हुआ मिसप्रिंट है, ठीक है। तो धारा की दिशा व परिणाम दोनों क्या होते हैं? आवर्त रूप में बदलते हैं। और यही प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत मोटर, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है या डायनेमो होता है। तो निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्याधारी में जब बदला जाता है तो वह उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि उच्चाई ट्रांसफार्मर में ही निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। यानी निम्न से उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर धारा में वह क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफर की बात करेंगे, क्योंकि निम्न के ऊंचे में जा रहा है, उच्च में जा रहा है, तो निम्न से ऊंचे में जा रहा है, इसलिए उच्चाई ट्रांसफर की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, डायनेमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉन या चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो होता है वह क्या उत्पन्न करता है? तो डायनेमो जो होता है वह आपके विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है। कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि सर्वमान है आप सभी का। किसी बंद कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यह नियम है। यह कौन सा नियम कहला जाएगा? किसी बंद कुंडली या परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो यह कौन सा नियम कहला जाएगा? नियम पूछा जा रहा है, सभी बताइए। तो यह हमारा हो जाएगा फैराडे का नियम। किसका हो जाएगा दोस्तों? फैराडे के नियम की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर का, धारा मापी का, ट्रांसफार्मर का या डायनेमो का किया जाता है। तो किसी यंत्र का उपयोग जो है बैटरियां आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में जो किया जाता है, किसका किया जाता है? डायनेमो का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? डायनेमो की बात करेंगे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, तांबे के एक छल्ले को एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान किया जाता है, तब यह निश्चित है कि यह छल्ला टूट जाएगा, छल्ला गर्म होने लगेगा, छल्ले में प्रत्यावर्ती धारा एसी प्रवाहित होगी, यह छल्ला अप्रभावित रहेगा। तो छल्ला क्या हो जाएगा दोस्तों? वह गर्म होने लगेगा, क्योंकि तांबे का छल्ला है और वह एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान कर रहा है। तो गतिमान ही हमें बता रहा है कि छल्ला क्या हो जाएगा? वह आपका
गर्म हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, तांबे के एक छल्ले को एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान किया जाता है तब यह निश्चित है। तो ये ऑलरेडी हम प्रश्न कर चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें, डीसी विद्युत मीटर में, या कह सकते हैं डीसी विद्युत मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब मोटर की कुंडली घूमकर स्थिर हो जाती है, जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ कर देती है, जब मोटर की कुंडली स्थिर रहती है, या कह सकते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल डीसी मोटर में उत्पन्न नहीं होता है। तो डीसी विद्युत मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल कौन सा हो जाता है, सभी बताइएगा। तो जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स के, परिपथ के प्रतिरोध के, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर की बात कर रहे हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, सभी बताइएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? एम्पियर का नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम, मैक्सवेल का कार स्क्रू नियम की बात कर रहे हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा नियम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, डायनेमो उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉन, आवेश, ईएमएफ या चुंबकीय क्षेत्र? डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? तो वह आपका ईएमएफ की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है? डायनेमो, विद्युत मोटर, विभवमापी या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित आपका कौन सा हो जाता है? तो वह कहला जाता है डायनेमो। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एक धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाती है, तो इस क्रिया में पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं, वस्तु से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, या वस्तु में से प्रोटॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या है, वस्तु में आ जाते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है कि एक वस्तु में 8 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से कम हैं तथा दूसरी में 10 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से अधिक हैं, इनको आपस में मिलाने से संयुक्त वस्तु होगी। धनावेशित होगी, उदासीन होगी, ऋणावेशित होगी, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, वस्तु के 8 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था में कम है और दूसरे में 10 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से अधिक है। एक वस्तु में कम है और दूसरे वस्तु में अधिक है, तो इनको आपस में अगर मिला देते हैं तो संयुक्त तो आपकी वस्तु क्या बन जाएगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया। तो संयुक्त हमारी ऋणावेशित हो जाएगी। संयुक्त क्या हो जाएगी? वह आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न, पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो पृथ्वी में आवेश जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। और वो आवेश कौन कौन से हैं आप सभी लोग जानते हैं। अब इतना भी मुझे बताना पड़े तो फिर बहुत वो चीज़ें हो जाती। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आपका चेक कर लेते हैं। बहुत ही कह सकते हैं सस्ता सा प्रश्न, सबसे सस्ता प्रश्न पूछा जा रहा है। आवेश जो 2 प्रकार के उनके नाम आपको बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आवेश की क्रिया में स्थानांतरण होता है। जो आवेशन की क्रिया होती है उसमें स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का या किसी का नहीं होता है भैया। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आप भली भांति शिक्षक बंधु हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का होता है। किसी अचालक को प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो किसी अचालक को प्रेरण के द्वारा क्या किया जा सकता है? आवेशित नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वह अचालक है। और जब अचालक प्रेरण होगा तो उसमें आवेशित नहीं हो सकता। इसके बाद है अगला प्रश्न। धातुओं में विद्युत चालन होता है प्रोटॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, न्यूट्रॉनों के कारण या परमाणुओं के विघटन के कारण होता है? सभी बताइए। धातुओं में विद्युत चालन होता है, किसके द्वारा होता है? धातुओं में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? देखिए, धातुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर उसकी लंबाई के अंदिश गतिमान होते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत चालक होती हैं। तो धातुओं में विद्युत चालन होता है, किसके कारण होता है? तो वह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है, इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सभी बताइए। एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है, इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। क्या भाई ऑप्शन नंबर बी दिया गया है? सभी बताइए। या 11 हो जाएगा, या 12 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा? कभी तो कमेंट कीजिए, कभी तो आपका आंसर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपका प्रत्येक कमेंट हमें दोगुना मोटिवेशन कर देता है। देखिए दोस्तों, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 23। नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिए गए, तो प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है। तो परमाणु की कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है कि नहीं होती है? तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जो 11 दिया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। निर्वात में स्थित 2 आवेशों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों आवेशों के बीच मध्यम कांच हो तो अब आकर्षण बल होगा कितना हो जाएगा? क्या वह F रहेगा, 6F रहेगा, या F/6 होगा, या 0 हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला तो दे दिया गया है कि निर्वात शब्द, यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया था। जहां पर निर्वात दे दिया गया मतलब F/6 की बात करेंगे, क्योंकि माध्यम में जो बल होता है वह 1/K निर्वात में बल होता है। निर्वात में क्या होगा? 1/K, और K का मान ऑलरेडी 6 दिया गया है, तो F/6 हो जाएगा। नो डाउट सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की।
एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, या दोनों की प्रबलता समान होती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच जो है स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। जो स्थिर विद्युत बल होगा उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होगा, यानी स्थिर विद्युत बल अधिक होगा अकॉर्डिंग टू गुरुत्वाकर्षण, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है। यूरेनियम परमाणु U-92-235 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। यूरेनियम परमाणु दिया गया है और इसमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या वहाँ पे आपके 143 हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी कमेंट करके बताइए। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जब आप कमेंट करते हैं ना तो हमें और अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी इरेज होता है तो आप कमेंट करते हैं, आप फीडबैक करते हैं, हमें और मोटिवेशन मिलता है, हमें और कुछ सीखने को मिलता है। दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल होगा। दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? 3 गुनी कर देना है। तो इनके बीच जो है लगने वाला बल कितना होगा? कितने गुना होगा? जब हम 3 गुना कर देते हैं तो पहले से 1/9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले से 1/9 गुना हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 3 गुना कर रहे हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कोई भी प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को समीप लाया जाता है, नज़दीक लाया जाता है, तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है, तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वह घट जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी स्थितिज ऊर्जा जो है घट जाएगी। अगला प्रश्न है, दो कण जिन पर Q1 Q2 के आवेश दिए गए हैं, एक निश्चित दूरी पर रखने से एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि दोनों कणों के बीच की दूरी घटाकर 1/3 कर दिया जाए तो प्रत्येक कण का आवेश 2 गुना कर दिया जाए तो कण के बीच का बल होगा। बहुत ही लंबा प्रश्न है भैया, जी हाँ, बहुत ही हार्ड है, लेवल के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। दो कण जिन पर Q1 Q2 के आवेश हैं, एक निश्चित दूरी पर रखने से एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि दोनों कणों के बीच की दूरी घटाकर 1/3 कर दिया जाए, प्रत्येक कण का आवेश 2 गुना कर दिया जाए तो कणों के बीच का बल होगा। ये बल भैया बड़ा बलवान हमें लग रहा है और ये बल बलवान है, इसीलिए इस प्रश्न पर भी हम बलवान की तरह इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको बताएंगे ये कैसा इसका सलूशन होगा। देखिए दोस्तों, F बराबर क्या हो आएगा हमारा फार्मूला? K गुणे Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। क्योंकि R बराबर क्या दिया गया है? R/3, 1/3 घटाकर, और Q1 बराबर क्या दिया गया है? 2Q1 हो जाएगा, यानी कि Q2 बराबर Q12 बराबर 2Q2 बराबर F डैश की। तो F डैश के बराबर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? F डैश इक्वल टू के 2Q1 इंटू 2Q2 अपान R/3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36.5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 36.5। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया। सिलिकॉन है, अर्धचालक या चालक है, कुचालक है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन एक क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए।
सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन आपका क्या कहला जाएगा? सिंपल तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, सिलिकॉन एक अर्धचालक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, चुंबकत्व का कारण क्या होता है? चुंबकत्व का कारण होता है आवेशों की गति। क्या होता है? आवेशों की गति होती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। तो फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम है, आपने 10th क्लास या 11th 12th में अवश्य पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो प्रदान करता है वह क्या प्रदान करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दशा, जो दिशा होती है उसको प्रदान करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक धारा मापी की सुग्राहिता 0.5 माइक्रो एम्पियर है। इससे 2 गुणे 10⁻⁻5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से विक्षेप होगा 40 विभाग, 70 विभाग, 10 विभाग या 0 विभाग हो जाएगा। कितने विभाग हो जाएंगे? सभी लोग बताइए। तो हम बात करेंगे 40 विभाग की। कैसे? धारा की सुग्राहिता के बराबर I/θ होता है, यानी थीटा बराबर I/K हो जाएगा। तो I हमारा क्या दिया गया है? 2 गुणे 10⁻⁻5 और K का मान क्या दिया गया है? 0.5 गुणे 10⁻⁻6 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 विभाग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न कि निम्न में से सही कथन को छांटना है। सारे कथन पढ़ेंगे लेकिन जो कथन सही होगा उसी को हम बोलेंगे। देखिए, कथनों में देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मानक चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह भी सही बात कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती दिया गया है, मतलब सारे सही दिए गए हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन पे करिए क्लिक और 1 नंबर पक्का कीजिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी आंतरिक से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाएंगे। ये कण जो विक्षेपित उत्तर की ओर होंगे, दक्षिण की ओर होंगे, पूर्व की ओर होंगे या पश्चिम की ओर होंगे। तो समझने वाली बात दोस्तों ये हो जाती है, जब कोई तीव्र गतिमान धनावेशित कण है वह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता है। कहाँ से आ रहा है? अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कण का विक्षेपित क्या होगा? अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी पर आ रहा है तो वह हो जाएगा पूर्व की ओर। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ रहा है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित पूर्व की ओर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गतिमान है। किसका? ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गतिमान है और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा हो जो क्षैतिज दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर दिष्ट है, तो इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तभी इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे, वरना तो ये सपना मात ही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाले प्रश्न है, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गतिमान है तथा ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा हो जो क्षैतिज दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर दिष्ट है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो विक्षेपित हो जाएगा वह हमारा क्या कहला जाएगा? पश्चिम की ओर होगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर कर रहा है और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा जहाँ क्षैतिज दिशा में दक्षिण से उत्तर किया है, तो दक्षिण से उत्तर हो जाएगा तो वह पश्चिम की ओर फिर इसका इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। तो रीजन आपका ये होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो धारावाही जो परिनालिका होती है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी, विद्युत धारा के परिणाम पर भी निर्भर करेगी और कुंडली में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगी, अर्थात उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगी। इसके बाद आपका बेहतरीन अगला प्रश्न दे दिया गया है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय दोनों कर देता है, या कोई करता ही नहीं है।
तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी गतिमान इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या उत्पन्न कर सकता है? तो कोई भी गतिमान इलेक्ट्रॉन होगा वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि गतिमान है और गतिमान से ही आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। और इस क्लास का, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जा सकती है 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻9, 10⁻⁻9 या 10 एम्पियर तक की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जा सकती है, सभी बताइए। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी व्यापम में पटवारी में पूछा गया प्रश्न था ये। तो निम्नलिखित कुंडली धारा मापी में धारा मापी की जा सकती है, कितने की जा सकती है? सिंपल से आपको बताना है, और वह दोस्तों है कहला जाती है 10⁻⁻9 एम्पियर तक कर सकती है। कितना? 10⁻⁻9। निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा 10⁻⁻9 एम्पियर तक मापी जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहेगा हो बेफिक्र कमेंट कीजिए। किसी भी प्रश्न पर आपको कमेंट के माध्यम से आएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाटेस्ट नोटिफिकेशन पाइए, लाटेस्ट अपडेट पाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। मैं आपके साथ जयसवाल सर, मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।